जय हिंद। आइए शुरू करते हैं। देखिए हमारा टॉपिक था विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें हमने पहले क्लास में आप लोगों को बताया था आवेश के बारे में और थोड़ा सा विद्युत के बारे में। तो थोड़ा सा रिपीट करके उसके बाद थोड़ा सा नोट भी कराएंगे आप लोगों को। देखिए सबसे पहले इसमें बताते हैं आवेश के बारे में। पहले हेडिंग रहेगी आवेश, आप लोगों को लिख भी लेना है आवेश। पहली हेडिंग है आवेश। आवेश की खोज किसने की थी? वेरी गुड। यहाँ लिख लेना किनारे पर खोजकर्ता कौन थे? थेल्स थे। खोजकर्ता कौन थे? थेल्स। इसका नामकरण दिया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। इतना नोट कर लेना बगल कहीं, नामकरण दिया था बेंजामिन फ्रैंकलिन। नामकरण दिया था और बताया था ये दो प्रकार होते हैं, प्लस और माइनस, धन आवेश और ऋण आवेश। ये भी किसने बताया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, धन आवेश और ऋण आवेश। देखिए आवेश अगर लिखना चाहो तो एक लाइन में हो जाएगा। एक लाइन में लिख सकते हो किसी पदार्थ का वह गुण, नोट कर लीजिए, किसी पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह अपने समान दूसरी वस्तुओं को, अपने समान दूसरी वस्तुओं को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करता है। अपने समान दूसरी वस्तुओं को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षित करते हैं, आवेश कहलाता है। यहाँ एक अल्पविराम लगाकर लिखना, आवेश कहलाता है। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह अपने समान दूसरी वस्तुओं को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करते हैं, क्या कहलाता है? आवेश। पहले क्लास में बताया था आवेश नेचर है, वस्तुओं का नेचर है, गुण है, जिसके कारण वस्तुएं अपने समान दूसरी वस्तु को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करते हैं। खोजकर्ता कौन थे? थेल्स। सबसे पहले थेल्स ने बताया था वस्तुओं को रगड़ने से आवेशित हो जाती हैं, लेकिन नामकरण नहीं दे पाए थे, केवल आवेशन की प्रक्रिया बताई थी। उसके बाद नामकरण कौन दिया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। बेंजामिन फ्रैंकलिन का एक और नाम आता है, बहुत इंपॉर्टेंट जगह, इन्होंने तड़ित चालक की भी खोज की थी। बेंजामिन फ्रैंकलिन की बात करें, तड़ित चालक, ये भी कहीं नोट कर लेना, तड़ित चालक की भी खोज की थी, जो आकाशीय बिजली, देहात की भाषा में चिर्री जिसको कहा जाता है। सुने हो ना? नहीं सुने हो या सुने हो? तड़ित चालक क्या होता है, इसको भी किसने बताया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तो एक क्लास तड़ित चालक का अलग से रहेगा, बताएंगे कैसे आकाशीय बिजली बनती है, कब गिरती है, किसके ऊपर गिरती है, किसके ऊपर नहीं गिरती। इसके बारे में भी बताया जाएगा, तड़ित चालक के बारे में। तो इसकी भी खोज किसने की थी? इसको भी बनाया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। जैसे देखो चीनी मिल लगी है, तो चीनी मिल के दोनों सिरों पर ऐसे तड़ित चालक लगा दिया जाता है, जो या पहले के खपड़ा वाले घर देखे होंगे, जो पहले खपड़ा वाले घर बनते थे, वहाँ भी दोनों सिरे पे ऐसे करके थोड़ा सा ऐसे लंबा लगा दिया जाता, ऊंचा सा। पहले वाले अगर कोई घर देखे होंगे, कोई देखा हो सकता है अब आप लोग पक्कम रहते हो, न दिखाई दिया हो कहीं, तो ऐसे लगाया जाता था। पहले लोग भी बुद्धिमान थे, जैसे आकाशीय बिजली गिरे तो इसके माध्यम से जमीन में से भी चली जाए। हाँ, खपड़े वाले घर में रहता था। अब अगर चीनी मिल पे ध्यान दोगे, या बड़े बड़े भवन अगर बनाए जाते हैं, कहीं भी सिटी एरिया में जो भी बनते बड़े कोई भी बिजनेस के लिए घर बनाए जाते हैं, तो वहाँ तड़ित चालक जरूर लगा दिया था, जिससे कभी आकाशीय बिजली गिरे तो नुकसान ना हो, नहीं तो पूरा एक बार में आकाशीय बिजली गिरी पूरा कंपनी भरट हो जाएगी।
इसलिए जो है आकाशीय तड़ित चालक लगा दिया था। तो इसके बारे में चर्चा की जाएगी आगे किसी एक क्लास में, क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है, इसलिए अलग से वीडियो इसका बना देंगे, आप लोग देख सकते हो यूट्यूब पे। तो देखिए आवेश खोज करता थेल्स, नामकरण बेंजामिन फ्रैंकलिन। हमने कहा आवेश क्या है? किसी पदार्थ का अवगुण है जिसके कारण वे अपने समान दूसरी वस्तुओं को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करते हैं। नई लाइन से लिख सकते हो आवेश दो प्रकार का होता है। आवेश दो प्रकार का होता है, धन आवेश और ऋण आवेश। आवेश कितने प्रकार का होता है? आवेश दो प्रकार का होता है। आवेश दो प्रकार का होता है। आवेश दो प्रकार का होता है। कौन कौन? धनावेश व ऋणावेश। तो इसके बारे में किसने बताया था? धनावेश और ऋणावेश। वेरी गुड। अगर पूछा जाए किसने बताया था ये भी, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही बताया था। तो आवेश दो प्रकार होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। नोट कर लीजिए। तो देखिए आगे देखते हैं, अगर किसी चालक पर आवेश ज्ञात करना हो, किसी चालक पर कितना आवेश है, तो एक छोटा सा सूत्र है Q बराबर NE। Q बराबर NE। यहाँ से आवेशों की मात्रा का पता लगाया जा सकता है। देखो 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश आप लोग जानते हो कितना होता है? 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। यही तो 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। अगर कोई चालक है, चालक मतलब कंडक्टर जिसमें से होकर धारा जाए, कक्षा 9 में ही पढ़े रहे होगे, विद्युत धारा के अनुसार जो है पदार्थ 3 प्रकार होते हैं, चालक होता है, कुचालक होता है और एक अर्धचालक होता है, सेमी कंडक्टर अर्धचालक। तो चालक में धारा जाती है, कुचालक में नहीं जाती है। जो सेमी कंडक्टर होता है कुछ विषम परिस्थितियों में जाती है। देखिए अगर हम बात करें चालक की, क्योंकि अगर धारा पढ़ना है तो उसमें चालक ही हमको पढ़ना पड़ेगा जिससे होकर धारा जाए। अब अगर हम पूछे इस पे कितना आवेश है इस चालक पे, तो ये निर्भर करेगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। किस पर निर्भर करेगा? इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। अगर 1 इलेक्ट्रॉन होगा, केवल 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो इतना आवेश रहेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन होगा तो 2 से गुणा कर देंगे, यही तो। अगर 3 इलेक्ट्रॉन होगा 3 से गुणा कर देंगे। लेकिन हमें पता नहीं, मान लीजिए n इलेक्ट्रॉन हो तो किसी चालक में जो आवेश हो जाएगा n गुणे 1.6 गुणे 10⁻⁻19, या इसी को E लिख दिया जाता है। क्या लिख दिया जाता है? तो किसी चालक का आवेश क्या हो जाता है? Q बराबर NE। बात समझ में आई कहाँ से आता है ये? किसी चालक का आवेश Q बराबर NE। E मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश, n मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इसके पहले एक लाइन लिख लेना, आवेश का मात्रक क्या होता है? वेरी गुड। आवेश का मात्रक कूलाम होता है। आवेश का मात्रक कूलाम होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है, याद रहे हमेशा। और किसी चालक पर आवेश, किसी चालक का आवेश अगर ज्ञात करना हो, किसी चालक का आवेश Q बराबर क्या होता है? NE। सूत्र लिख लेना, किसी चालक का आवेश Q बराबर NE। तो इस एक सूत्र ये है, एक Q बराबर IT। इन दोनों सूत्र से बहुत सारे सवाल इस चैप्टर के न्यूमेरिकल लगाए जाते हैं। पहला Q बराबर NE से एक Q बराबर IT भी मिलेगा आगे, या यही लिख सकते हो Q बराबर NE होता है। अगर किसी चालक में वैद्युत धारा की बात की जाए, या यही लिख लेना, अथवा Q बराबर IT भी लिख लेना, Q बराबर IT। Q बराबर IT दिया रहेगा। अगर किसी चालक में 1 सेकंड में इतनी धारा प्रवाहित हो रही हो, ऐसे आ जाएगा क्वेश्चन। किसी चालक में, देखो क्वेश्चन नहीं लिखना आप लोगों को, ये लिख लेना R Q बराबर IT, इतना लिखना है। किसी चालक में 2 सेकंड में 1.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हो, ऐसे आ जाएगा। देखो 1.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हो तो चालक पर आवेश ज्ञात कीजिए। अगर धारा दे दिया, समय दे दिया, तो कौन सा सूत्र लगाएंगे? Q बराबर IT। और अगर दे दिया 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश, सभी लोग जानते हो, अगर बता दिया गया किसी चालक पर 5 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन संख्या दे दी गई, तो आवेश पूछा जाएगा, कौन सा सूत्र लग जाएगा? Q बराबर NE। ये क्लियर है, Q बराबर NE। दूसरा था Q बराबर IT होता। ये था आवेश के बारे में। बताएं। यहाँ हाँ तो लिख सकते हो, n क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। n क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। n क्या है?
इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ई क्या है? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। एन इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ई है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। यहाँ देखो क्यू मतलब आवेश ज्ञात ही करना है, आई क्या है? विद्युत धारा है, टी क्या है? समय है। इन सब के बारे में आप अपने से ही जान जाओगे पूरा चैप्टर पढ़ते पढ़ते। मिटा दे इसको। इतनी सी बात थी आवेश की। आगे चलते हैं। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, इसकी परिभाषा एक लाइन में बताई गई थी। इसको भी देखो, इलेक्ट्रिक करंट दो प्रकार होता है, एसी और डीसी ना। डीसी खोज किसने की थी? डीसी की थॉमस अल्वा एडिसन। एसी खोज किसने की थी? टेस्ला, निकोला टेस्ला। देखो एसी और डीसी का लास्ट में एक चैप्टर ही है, मतलब एक टॉपिक है एसी और डीसी के बारे में पढ़ाया जाएगा। यहाँ आप कहीं बगल लिख सकते हो विद्युत धारा कौन कौन होती है, एसी और डीसी लिख सकते हो, एसी और डीसी। इसकी खोज किसने की थी? थॉमस अल्वा एडिसन ने, कहीं बगल लिख सकते हो। और इसको जो है एसी खोज की थी निकोला टेस्ला, निकोला टेस्ला, कहीं बगल नोट कर सकते हो, इसके बारे में अधिक जानकारी। देखिए विद्युत धारा हमने बताया था आवेश प्रवाह की दर को, नोट कर लेना, आवेश प्रवाह की दर को, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं? विद्युत धारा। कल के चैप्टर में बताया था, जब कोई भी चीज़ प्रवाह जिसका होता है वो धारा बन जाती है। अगर जल का प्रवाह हुआ तो जल की धारा बन गई, दूध का प्रवाह हुआ तो दूध की धारा बन गई, आवेशों का प्रवाह हुआ तो आवेशों का प्रवाह हुआ तो आवेश की धारा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत धारा, इलेक्ट्रिसिटी अथवा इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। नीचे लिखना है, अर्थात I बराबर Q बाई टी, I बराबर Q बाई टी। देखो यहीं से आता है जो सूत्र लिखा था Q बराबर आई टी। देखो आवेश प्रवाह की दर, ये जो है विद्युत धारा का विद्युत धारा की परिभाषा ही है, परिभाषा से आया I बराबर Q बाई टी। आवेश प्रवाह की दर, आवेश मतलब Q, प्रवाह की दर मतलब बाई टी, बराबर क्या हो गया? I। यहाँ से पक्षांतर करने पे Q बराबर क्या मिल जाता है? यही लिखा गया था ना पिछला भी सूत्र, तो यहीं से मिलता है Q बराबर आई टी। I बराबर होता है Q बाई टी। इसका मात्रक लिख लेना, इसका मात्रक हो जाएगा, मतलब धारा का मात्रक क्या हो जाएगा? आवेश का मात्रक होता है कूलाम, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, समय का मात्रक होता है सेकंड। तो इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम बटे सेकंड। एक लाइन में अगर बोला जाए तो एम्पीयर होता है। इसका मात्रक कूलाम बटे सेकंड बराबर एम्पीयर होता है। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, अर्थात I बराबर Q बाई टी, या ब्रैकेट में ये भी लिख सकते हो जानकारी के लिए, Q बराबर आई टी यहीं से होता है। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? कूलाम बटे सेकंड। एक लाइन में अगर बात करें तो क्या हो जाएगा? एम्पीयर। इसका मात्रक होता है कूलाम बटे सेकंड बराबर एम्पीयर होता है। घरों में धारा कितनी आती है ये बताइए? घरों में धारा कितनी आती है? कितना? 240 एम्पीयर की अगर धारा आ जाएगी तो घर पूरा ब्लास्ट हो जाएगा। हाँ वेरी गुड। 1 एम्पीयर, 1.5 एम्पीयर, 2 एम्पीयर, 2.5 एम्पीयर, इतनी धारा बहुत एनफ होती है। जो 250 आप लोग बता रहे हो वोल्टेज होता है, अभी आगे हम वोल्टेज बताएंगे। वोल्टेज क्या है, धारा क्या है। देखो इसका मतलब क्या हो गया? एम्पीयर। धारा किससे मापी जाती है? धारा को मापने के लिए एम्पीयर। ये मेनली क्या होता था? एम्पीयर मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या मेनली बताता है कितने इलेक्ट्रॉन हैं। एम्पीयर मतलब ये होता है। और वोल्टेज अलग चीज़ है, अभी आपको वोल्टेज के बारे में बताएंगे। तो धारा मापने के लिए किसका प्रयोग होता है? एम्पीयर का। अब अगर बात करें घरों में जो धारा आती है, 2 तार आता है। अब लिखना नहीं है, ध्यान देना, लिखना नहीं।
दो तार आता है, एक मेन होता है, अर्थ नहीं होता। अर्थ मतलब होती है पृथ्वी। जब हम लोग पृथ्वी से किसी चीज़ का कनेक्शन करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अर्थ बोलते हैं। तो ये जो तार आता है, एक मेन होता है, एक न्यूट्रल होता है। एक मेन होता है, दूसरा क्या होता है? न्यूट्रल होता है। इसको बोलते हैं गर्म तार मेन को, दूसरे क्या बोला जाता है? ठंडा तार। या जब कहीं आप इलेक्ट्रिक वाले दुकान जाओ तो तार खरीदोगे, जो गर्म तार होता है इसकी पहचान है लाल रंग से, केवल एक पहचान है, बाकी कोई किसी में भी आ सकता है। ये नहीं कि तार उल्टा लगा दिए तो इसमें पीले वाले में से मेन नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन एक नियम बना दिया गया, गर्म तार की पहचान ये लाल रंग से होता है। कैसे होगा? लाल। और जो न्यूट्रल होता है ये पीला भी हो सकता है, हरा भी हो सकता है, काला भी हो सकता है, हाँ वाइट भी हो सकता है। पीला, हरा, काला मेन लगभग तीन ज़्यादा रहते हैं, चाहे पीला रहता, चाहे हरा रहता, चाहे काला रहता है। हाँ नीला भी रहता, नीला भी रहता। वैसे हरा तार अधिकतर प्रयोग किया जाता है अर्थिंग के लिए, अधिकतर अर्थिंग के लिए हरा तार प्रयोग किया जाता है। अब हम पहले बता रहे हैं कि अर्थिंग क्या है और उसका उपयोग क्या, अर्थिंग क्यों लगाया जाता है। मिटा दें इसको, नोट कर लिए ना इतना। देखिए हमने बताया दो तार आता है, एक होता है मेन, दूसरा होता है न्यूट्रल। अगर ट्रांसफार्मर से कोई 3 तार लाता है, कोई 4 तार लाता है। ट्रांसफार्मर देखे होंगे, घर के बाहर ट्रांसफार्मर बैठाए जाते हैं। अब चाहे ट्रांसफार्मर होता है 11,000 वोल्टेज को किसमें कितना कर देता है? 440 वोल्टेज में। 11,000 को किसमें कन्वर्ट कर देता है? 440 में कर देता है। और यही जो है तार के मतलब अधिकतर 2 तार घरों में लाने के लिए, नहीं तो 3-3 आए रहते हैं ट्रांसफार्मर के बाद। अगर 3 आए रहते हैं, 2 मेन रहता है, 1 न्यूट्रल रहता है। इसमें 2 मेन तार, 2 मेन आ जाते हैं, 1 न्यूट्रल आ जाता है। और काम किसका लगता है? 1 मेन 1 न्यूट्रल का। यहाँ से होकर धारा आती है, मेन से होकर धारा आती है, न्यूट्रल से होकर धारा जाती है। और ये कब जाएगी? जब बीच में कोई प्रतिरोध लगा हो, कोई बल्ब वगैरह या कोई भी यंत्र लगा हो, तब धारा आएगी और न्यूट्रल से होकर धारा वापस चली जाती है। ये काम है मेन और न्यूट्रल का। देखो अगर वापस नहीं जा पाएगी तो सर्किट पूरा नहीं होगा, मतलब धारा का कोई मतलब नहीं है। जैसे चोर चोरी करने अगर घुसता मकान में तो बाहर भागने का रास्ता भी देखा रहता। ऐसे विद्युत धारा तभी पूरी होगी जब ये वापस जाए अथवा ग्राउंड में चली जाए, अर्थिंग से होकर ग्राउंड में चली जाए, तब परिपथ पूरा होगा। देखिए इसका काम क्या है। यहाँ से हमने कहा धारा आई, यहाँ बल्ब लगा दिए, पर तो धारा को रोकता है बल्ब। जितनी धारा हो सका उसका उपयोग करके जला दिया, उसके बाद जो धारा बची वो वापस चली जाती। क्या बता रहे? अब देखिए अर्थिंग का काम क्या लगता है। एक सॉकेट में 3 स्विच होते हैं, सॉकेट देखे होंगे 3 होल होते हैं। इन लोगों के पास जानकारी कम है, इसका कोई उपयोग नहीं करते। इसका मतलब कहते हैं ये फर्जिफिकेशन है केवल बहुकाल बना रहा है, डरा रहा, डरावना बन गया है। सबसे बड़ा जबकि यही होता ना, सबसे बड़ा इसकी पिन भी अगर अंदर देखोगे या कोई आप प्रेस वगैरह देखो, कोई भी उपकरण देखो, सबसे मोटा तार इसी का बना रहता है, सबसे मोटा प्लग यही रहता है। ये थोड़ा मोटा होता है और ये दोनों इसके प्लग जो है पतले पतले रहते हैं, कभी भी देख सकते हो। तो एक होता आप एक मेन तार जोड़ सकते हो, दूसरा न्यूट्रल। दूसरे में क्या कर सकते हो? न्यूट्रल। बोर्ड से जहाँ बोर्ड लगा हो इसका उपयोग कर दिया जाता है, यहाँ से अर्थिंग कर दिया था, इसका उपयोग कर दिया जाता है यहाँ से किसमें? अर्थिंग में। जिससे मेन और न्यूट्रल में कहीं भी समस्या आ जाए, कहीं भी फॉल्ट आ जाए, मान लीजिए मेन तार आपका यहाँ टच कर रहा हो बगल, तो पूरे में आ जाएगी विद्युत धारा। पूरे में क्या आ जाएगी? धारा। जैसे टच होगा गलती से तो वही कहानी याद आ जाएगी, लग गए 440 वोल्ट छूने से तेरे, तुरंत याद आ जाएगा। लेकिन अगर इसको आप अर्थिंग से किए हो तो आपको बहुत हल्का सा प्रभाव पड़ेगा, बहुत कम प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि धारा जो मेन वाली गई आपसे होकर ग्राउंड नहीं जाएगी। ये कहाँ से होकर ग्राउंड जा रही है? अर्थिंग से होकर ग्राउंड जा रही है। कोई भी चीज़ जाने का जो सबसे सिंपल रास्ता है वहीं से होकर जाती। सबसे सिंपल रास्ता ये देखो, इसलिए बहुत अच्छा कंडक्टर लगाया जाता है, अच्छे चालक तार का लगाया जाता है और पृथ्वी के अंदर थोड़ा अंदर तक लगा दिया जाता है इसको। कल उसमें नमक और कोयला वाला डाल देते हैं जिससे धारा को ज़्यादा अच्छे से खींच ले। तो इसका उपयोग है अर्थिंग का, लेकिन लोग ये नहीं करते हैं। मेन तार लाए, इससे होकर अर्थिंग कर दिए।
अब किसी को टच किया तो डांस करना सिखा देगा उसको जिसको डांस नहीं आता उसको भी सिखा देगा। लेकिन अगर इसका सही उपयोग किए हो तो धारा आपके अंदर से कम जाएगी। देखिए खंभा देखो यहाँ लगा रहता है, हर खंभे पे ऐसे तार बांध के चालक तार होता है, ऐसे पृथ्वी के अंदर क्या कर दिया था, ग्राउंड कर दिया था। पहले खंभे लोहे के होते थे, अब सीमेंट के आने लगे, फिर भी उसमें धारा हल्का हल्का आ जाती है। पहले लोहे के खंभे होते थे, इस तार का बहुत उपयोग होता था। ये तार ऊपर नहीं जुड़ा होता था, लेकिन अगर गलती से ऊपर से कहीं से धारा खंभे में आ रही हो तो नीचे अगर कोई टच करे तो उसको धारा का झटका न लगे, इसलिए ये तार लगाए जाते थे। खंभे में आने वाली धारा इस तार के माध्यम से कहाँ चली जाती थी, ग्राउंड में चली जाती थी। इस तार का ये उपयोग था, ये नहीं कि इस तार से खंभा रुकता था अगर खंभा रोकना होता तो ये चारों तरफ लगाया जाता। इसका मेन उपयोग ये था कि सारी धारा क्या हो जाए, ग्राउंड हो जाए। देखो हमने बताया धारा हमेशा वहीं से होकर जाएगी। जैसे पानी अगर चला दो, इधर ज़्यादा चौड़ा रास्ता जाने का, इधर सकरा है तो सारा पानी ज़्यादा चौड़े वाले चला जाएगा। वैसे जो ज़्यादा धारा है वो यहाँ से होकर चली जाएगी। बहुत हल्की सी धारा आपके अंदर से होकर पृथ्वी में जाएगी और आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ये न लगा हो, सारी धारा यहाँ से होकर गई। अगर 1 एम्पीयर की धारा लगती है आपको तो आपके अंदर से जो करंट फ्लो होता है 625, ऐसे लिख दो 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन जाते हैं। मतलब अगर बात करें 625 और 15 जीरो लगा दो, 3 3 6 3 9 3 12 3 15 जीरो लगा दो, इतने नंबर आप इलेक्ट्रॉन आपके शरीर से होकर जाएंगे। फिर आपका क्या हाल होगा आप जान सकते हो। कल मतलब गिन नहीं सकते, इतने इलेक्ट्रॉन हैं 1 कूलाम आवेश में, इतने इलेक्ट्रॉन होकर जाएंगे। देखिए देखोगे कभी कभी कौआ हुआ बैठा रहता है तार पे कौआ बैठ गया मान लीजिए, इसको जल्दी धारा नहीं लगती ना चींटी है, चलो जो भी है, पक्षी है, अगर बैठ गया, 2 तार है, एक पे बैठ के डांस कर रहा है, गाना गा रहा है, इसको ये कभी नहीं कहता कि लग गए 440 वोल्ट छूने से तेरे, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, क्योंकि ये मान लीजिए एक तार पे, मान लीजिए घर वाले मेन वाले भी बैठा है, जब तक पूरा परिपथ नहीं बनेगा, जब तक न्यूट्रल मतलब इसमें से चाहे अर्थिंग बने चाहे न्यूट्रल बने, जब तक परिपथ पूरा नहीं होगा तब तक धारा का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये डांस करता रहेगा, गाना गाता रहेगा। लेकिन अगर गलती से ज़्यादा डांस हो गया, इसका पंख आके इस पे लग गया, आप देखे होगे लटक जाते हैं कहीं कहीं, चौरा लटके मिलते हैं तो अगर गलती से इनका पंख इस पे लग गया तब तो ये परिपथ पूरा हो जाता है। और जो है अगर परिपथ पूरा हुआ तो इनके अंदर से बहुत सारे नंबर आप इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन गए तो पूरी तरह अस्त व्यस्त कर देते हैं इनको, एक को हड्डी ना बचती होगी लटक जाते उसी पे, 1 महीना तक लटके रहते, उसके बाद गिरते हैं। तो ये कहानी है, जब तक परिपथ नहीं पूरा होगा। धारा देखो, जो विद्युत बनाने वाले आते हैं, जो बिजली मिस्त्री होते हैं, वो भी चलते करंट में तार को जोड़ देते हैं, पिलास उलास लेके चलते करंट में तार जोड़ सकते हैं। वो जूता पहने रहते हैं, बढ़िया चप्पल या जूता उनके पास होता है। या वैसे भी देखो, घर वाले कहते हैं भैया बिजली का काम करो, चप्पल जरूर पहन लेना, चप्पल जरूर पहन लेना, नंगे पैर ना रहना, या तो पैर और भीगा ना हो। हाँ, मतलब अर्थिंग ना बनाने पाए। अगर आप चप्पल पहने हो तो अर्थिंग नहीं बनाएगा, आप पकड़े रहो, हल्का सा झंझनाहट महसूस होगी कि यहाँ धारा है, लेकिन गलती से कोई आपको टच कर दिया, आप तो चप्पल पहने हो, कोई पीछे से आपको टच कर दिया, आप धारा को टच किए हो, आप धारा टच किए हो, कोई गलती से आपको टच कर दिया, फिर उसके साथ साथ आप में भी करंट फ्लो और दोनों लोग डांस करना सीख जाओगे। फिर स्टेप डांस, ये कहानी है। देखो, धारा के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। कभी कभी बताएंगे आपको आगे स्टेप वोल्टेज क्या होता है, आगे बताएंगे आपको। देखो, बोलो ना भाई, विभवांतर में आपको पढ़ाएंगे, एक एक कदम देखो। कभी कभी मतलब जैसे खंभे में जो तार लगा होता है, इससे होकर मान लीजिए धारा यहाँ उतर रही है, या किसी भी कारण कहीं से तार से होकर धारा अगर पृथ्वी में आ रही है अर्थिंग में, इसके बाद चले जाओगे
करंट लग जाएगा। मान लीजिए आप कहीं खड़े हो, कोई तार गिर गया आपके बगल, कोई तार गिरा जस्ट बगल गिरा, अगर एक को कदम आगे बढ़ाए तो धारा की चपेट में आ जाओगे। दोनों कदम अगर पास में है तब तक आपको बिजली का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर यहाँ से दूर हटना है तो दोनों कदम ऐसे कूद कूद के, लेकिन अक्को अगर फिसल के आगे हुआ तो गए ऊपर, तो विभवांतर हो जाता। अभी विभवांतर पढ़ाए नहीं है, आगे विभवांतर पढ़ाएंगे। विभव में अंतर हो जाता है। जैसे ही विभव अंतर हुआ, इसके पास का विभव ज़्यादा होता है, जितना दूर गए विभव में उतना कमी होती चली जाएगी। जितना पास हो विभवांतर, तार का विभवांतर उतना ज़्यादा, जितना दूर गए विभवांतर उतना कम होता, विभव में अंतर हो जाता। यहाँ का वोल्टेज ज़्यादा, यहाँ का वोल्टेज कम 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 कम। हमेशा जो धारा बहती है ज़्यादा वोल्टेज से कम वोल्टेज की तरफ। अगर एक पैर यहाँ एक यहाँ पड़ा तो एक पैर से धारा गई, एक पैर से वापस। पूरे शरीर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना शुरू और लग गए 440 वोल्ट पे। लेकिन अगर दोनों कदम साथ साथ हैं, दोनों एक साथ हैं, तो विभव सेम है। यहाँ से कूद के यहाँ आए विभव सेम है, कूद के यहाँ आए विभव सेम है। अगर विभव में अंतर नहीं है तो आपको झटका नहीं लगेगा, और अगर एक पैर आगे पीछे गया तो आपको तुरंत झटका लग जाएगा। गिर पड़े तब भी गए काम से इसलिए घबराना नहीं है, आराम से पूरी जानकारी हो तो आराम से आ सकते हैं। दूसरी चीज़ देखिए, अभी कुछ साल पहले की घटना है। डीजे उजे जहाँ जाता देखो, लोग नाचने के लिए कितने आतुर रहते हैं नाचने के लिए। सबसे पहली बात ये हो रहती है कि कुछ ऐसे व्यक्ति उसमें होते हैं, भैया घर तक जाएगा, घरे जा दुआरे नाचे चाहिए, दारू पी के दुआरे जब तक चार जने देख न ले, हाँ नाली वाली में गिरी गई तब तक आनंद ना आया हो, जब तक नागिन डांस पे नाली में डांस ना हो जाए, तो घर तक ले जाते हैं। और उस समय 2 पैक लगा रहता, दिखाई नहीं देता, ऊपर धारा है क्या है, विद्युत का तार गया है, कुछ हुए ले जाएंगे तो ले जाएंगे, घर तक जाना चाहिए। इसी चपेट में अभी कुछ दिन पहले एक गोसाईगंज के पास घटना हुई थी। डीजे था, लेके भैया ऊपर से तार गया था 11,000 वोल्टेज, चपेट में आ गया। 3-4 लोग ऊपर भी चढ़ के बैठे रहते हैं भौकाल बनाने के लिए ऊपर ही डांस कर गए वो लोग। और जो कैंपर बोलेरो जाता है उसमें आगे देखो जगह होती है, आगे भी 3-4 लोग बैठे रहते हैं। जो कूदे हो गए, एक नहीं कूद पाया वो बच गया, जो नहीं कूद पाया वो बच गया, जो ज़्यादा चालाक बने वो चले गए। तो इसके बारे में चर्चा होगी। फैराडे ने बताया था, कहीं भी कोई अगर कोई भी चालक है, चालक के अंदर धारा शून्य होती है। खोखला, अगर खोखला गोला है, जैसे मान लीजिए आप कार में बैठे हो, कार के अंदर कभी धारा नहीं जा सकती। कार के ऊपर चाहे जितना लाइट गिर गई हो, बिजली का तार गिर गया, अंदर धारा नहीं जा सकती। जैसे कूदने का प्रयास किए, इसके किनारे आए, तुरंत गए काम से। अंदर आराम से बैठे रहो जब तक धारा कट ना जाए। अगर कूदे तो गए, नहीं कूदे तो बचे हो। इसके अंदर धारा शून्य होती है। खोखले चालक के अंदर का विभव धारा कितनी हो जाती है? शून्य हो जाती है। इसलिए ये सब जानकारी चाहिए। और अगर कार में होकर, बंद गाड़ी में होकर कहीं बाहर जा रहे हो आप, तो आपको ये आकाशीय बिजली चिर्री नहीं लगती, क्योंकि अगर चिर्री गिरेगी उस पर तो उसके चारों तरफ फैल जाएगी, ऊपर चारों तरफ हो जाएगी धारा, लेकिन अंदर में धारा शून्य रहती। अगर आप पैक हो तो आपको करंट नहीं लग सकता। इसलिए देखो हवाई जहाज भी ऐसे बनाए जाते हैं, गोलाकार बनाए जाते हैं, जैसे चारों तरफ इलेक्ट्रिसिटी फैल जाए लेकिन अंदर में कोई धारा ना रहे। नहीं तो हवाई जहाज के ऊपर गिर जाए तो पूरा सोहा हो जाएगा। हाँ, खुली गाड़ी है, अगर चिर्री गिरी तब तो गए काम से। हाँ, तब भी नहीं आएगा। गेट बंद है, शीशा खुला है, ये शीशा थोड़ी ना रोक रहा है धारा को। शीशा खुला है तब भी धारा नहीं आएगी। इसके आकाशीय बिजली की चर्चा होगी आगे। विद्युत धारा एक अदिश राशि है। कौन सी राशि है? अदिश राशि है। जबकि इसमें दिशा होती है, इसकी दिशा क्या होती है? इलेक्ट्रॉनों के चलने के विपरीत दिशा में। इलेक्ट्रॉनों के चलने के विपरीत दिशा में इसकी दिशा जो होती है इलेक्ट्रॉनों के चलने के विपरीत दिशा में। देखो, अब यहां भी जान जाओ, ये केवल कहने के लिए है, लेकिन वास्तविक दिशा नहीं है, ये गलत है। इलेक्ट्रॉनों की चलने के विपरीत दिशा में माना गया केवल, क्योंकि पहले इलेक्ट्रॉनों की खोज नहीं हुई थी। जब धारा की खोज हो गई थी तब इलेक्ट्रॉनों की खोज नहीं हुई थी।
इलेक्ट्रॉन किसने खोजा था? वेरी गुड, जे थॉमसन ने लगभग 1894 के आसपास, 94-98 के मतलब 1900 के आसपास। जबकि जो डीसी बनाई गई थी 1879, 88, या 82 में, जो एडिसन ने आविष्कार किया था। इलेक्ट्रॉनों के चलने के पहले, मतलब इलेक्ट्रॉनों की खोज नहीं हुई थी, उसके पहले डीसी का आविष्कार हो गया था। तो पहले के लोग नहीं जानते थे, तो ये मान लिए इलेक्ट्रॉनों के चलने के विपरीत दिशा में। लेकिन बाद में जब इलेक्ट्रॉनों की खोज हुई तो पता चला इसकी दिशा जो वास्तविक दिशा होती है, कहीं लिख लेना ब्रैकेट में, वास्तविक दिशा जो होती है इसकी किस दिशा में होती है? इलेक्ट्रॉनों के चलने की दिशा में। वास्तविक दिशा जो विद्युत धारा की होती है इलेक्ट्रॉनों के चलने की दिशा में होती है, इलेक्ट्रॉनों के चलने की दिशा में, यह वास्तविक दिशा। जबकि जल्दी ये पूछा नहीं जाता, पेपर में यही पूछा जाएगा विद्युत धारा की दिशा, तो यही बताओगे इलेक्ट्रॉनों के चलने के विपरीत दिशा में। लेकिन आप जानते रहो कहीं भी वास्तविक दिशा की बात हो तो इलेक्ट्रॉनों की चलने के ही दिशा में, ये वास्तविक दिशा है विद्युत धारा की। आवेश प्रवाह की दर को अब तक बताया गया, आवेश प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं? विद्युत धारा। आवेश को अंग्रेजी में चार्ज कहते हैं। क्या बोलते हैं? चार्ज। जब यह प्रवाहित होता है तभी विद्युत धारा बनती है। जब आवेश चलेगा, प्रवाहित होगा, आगे बढ़ेगा तो विद्युत धारा बनती है, नहीं बढ़ेगा तो ये चार्ज के रूप में, आवेश के रूप में तो है ही। अगर ये फ्लो होने लगा तो क्या बन गई? करंट बन गई, विद्युत धारा बन जाती है। देखिए सभी पदार्थ जो होते हैं, आप सुने हो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से मिलके इसका नाभिक बना होता है। इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ क्या होते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं। प्रोटॉनों को तोड़ना मुश्किल है क्योंकि ये नाभिकीय बल से बने होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तोड़ना मुश्किल है, सबसे ज़्यादा आसान किसको तोड़ना है? इसलिए इलेक्ट्रॉन ही चलते हैं हमेशा। जो विद्युत धारा की बात होती है वहाँ किसके धारा की बात होती है? इलेक्ट्रॉन के। अगर कैसे भी करके प्रोटॉन चला ले गए तब भी धारा का प्रवाह होगा, क्योंकि प्रोटॉन पे भी आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। हाँ वही 6-7 सेम होता है। इलेक्ट्रॉनों भी आवेश होता है वही 1.67 × 10⁻⁻19, लेकिन ये माइनस में ये होता है प्लस। देखो तो सेम आवेश है, सेम आवेश है। अगर प्रोटॉन भी चला ले गए तब भी विद्युत धारा उत्पन्न होगी, लेकिन प्रोटॉन की धारा का उपयोग इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि प्रोटॉन का द्रव्यमान ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन हल्का होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम होता। ये आप लोग बताओगे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है। तो आइए आगे देखते हैं अगली हेडिंग के बारे में, विभवांतर। विभवांतर अथवा विभव, या विभव अथवा विभवांतर कुछ लिख लो, दोनों के बारे में बताया जाएगा। विभव अथवा विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंट। विभव अथवा विभवांतर, विभव अथवा विभवांतर। देखिए पहले समझ लीजिए इसके बारे में। हमने बताया कि इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह, जब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा तब विद्युत धारा उत्पन्न होती है। लेकिन इलेक्ट्रॉन का प्रवाह क्यों होगा? वो अपने आप कहाँ चलेगा? अगर किसी कोई चालकदार है, कोई चालकदार, इसमें इलेक्ट्रॉन तो पाए जाते हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन अपने आप कहाँ चलेगा? इधर से इधर अपने आप नहीं जाएगा, या चलेगा भी तो एक इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा था, एक इधर, एक ऊपर, एक नीचे, कोई एक दिशा में नहीं चलेगा। ये कहना नहीं मानता, जिसकी जहाँ मर्जी उधर ये जाता रहता है। तो नेट विद्युत धारा का प्रवाह इसमें शून्य होता है, कोई धारा नहीं बहती है। कोई भी चालकदार हो इसमें कोई धारा तब तक नहीं बहती है जब तक यहाँ विभवांतर न लगा दिया जाए, इसके सिरों पर विभवांतर, विभव न लगा दिया जाए। हाँ बता रहे हैं, इसी के बारे में बता रहे हैं, इसी के बारे में बता रहे हैं। देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन है, विभव का काम है, अभी बता रहे विभवांतर क्या होता। विभव काम है इलेक्ट्रॉन को ढकेलना, इलेक्ट्रॉन को ढकेलना, यहाँ से ढकेल के यहाँ तक पहुँचाना। अभी तो इतना समझेंगे, अभी केवल इतना जानेंगे विभवांतर के बारे में। इसका काम है यहाँ से यहाँ तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक इलेक्ट्रॉनों को पहुँचाना, ले जाना। ले जाने में कार्य करना पड़ता है, इलेक्ट्रॉन अपने आप नहीं जाता, इसको ले जाने में क्या करना पड़ता है? कार्य करना पड़ता है। और जो कार्य किया जाता है तथा उस इलेक्ट्रॉन के आवेश के अनुपात को क्या कहा जाता है? विभवांतर कहा जाता है। पहले एक लाइन परिभाषा लिख लीजिए, इसके आगे और समझाया जा रहा है। लिखिए, किसी आवेश को
किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, अपने आप लिख के गलत मत करना, किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, शांति से लिखते रहिए, पहले दूसरे बिंदु तक ले जाने में, आप लोग खुद टीचर ना बनिए, लिखते रहिए अभी, दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, ले जाने में किया गया कार्य तथा उस आवेश के अनुपात को, तथा उस आवेश के अनुपात को विभवांतर कहा जाता है, उस आवेश के अनुपात को विभवांतर कहा जाता है। किसी इलेक्ट्रॉन को, किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य तथा उस आवेश के अनुपात को क्या कहा जाता है? विभवांतर कहा जाता है। किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य तथा उस आवेश के अनुपात को विभवांतर कहा जाता है। अर्थात V बराबर W/Q, V बराबर W/Q, इसका मात्रक क्या हो जाएगा विभवांतर का? विभवांतर मात्रक हो जाएगा। W का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक जूल, वेरी गुड, और आवेश का मात्रक कूलाम। ले लेना ऐसे, इसका मात्रक हो जाएगा जूल बटे कूलाम, इसी को एक लाइन में बोला जाता है वोल्ट। इसका मात्रक जूल बटे कूलाम बराबर क्या होता है? वोल्ट होता है। इसका मात्रक जूल बटे कूलाम बराबर वोल्ट होता है। अब देखिए यहाँ एक परिभाषा और लिखवाएंगे हम विभवांतर की, दोनों में से जो भी आपको आसान लगेगा वही आपको पेपर में लिखना। अभी देखो लिखवा गया, किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, ये देखिए कार्य यहाँ लिखा गया ना, किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य तथा आवेश के अनुपात को क्या बोला जाता है? विभवांतर। परिभाषा से सूत्र आ रहा है, किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य तथा आवेश के अनुपात को विभवांतर कहा जाता है। इसका मात्रक हो जाएगा जूल बटे कूलाम बराबर वोल्ट। अब अगर हम Q का मान 1 कूलाम माने, देखो अगर Q बराबर क्या मान लें? 1 कूलाम। Q बराबर क्या मान लें? 1 कूलाम। अगर Q की वैल्यू 1 कूलाम माने तो V बराबर W बटे 1 का कोई मतलब नहीं होता। V बराबर क्या हो जाएगा फिर? W के। V बराबर W के, मतलब किया गया कार्य ही विभवांतर कहलाएगा। कब? जब 1 कूलाम आवेश ले जाना, जब कितना ले जाना हो आवेश? 1 कूलाम आवेश ले जाना हो। तो यहीं से हम लोग परिभाषा बनाते हैं एकांक आवेश को। एकांक मतलब होता है 1 कूलाम, या जिसका मतलब एकांक मतलब होता है जिसका परिमाण 1 हो। एकांक आवेश वहीं देखो लिखिए, पहले यहाँ से लिखिए, यदि Q बराबर 1 कूलाम, यदि Q बराबर 1 कूलाम, यदि Q बराबर 1 कूलाम तो V बराबर W के, तो V बराबर W के। यदि Q बराबर 1 कूलाम तो V बराबर किसके? W के। यदि Q बराबर 1 कूलाम तो V बराबर W के। अर्थात यहाँ से हम लोग परिभाषा, नया परिभाषा देंगे, विभवांतर की एक नई परिभाषा देंगे। अर्थात एकांक आवेश को क्या लिखोगे? एकांक आवेश को, एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, हाँ, विभवांतर कहलाता है। एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। अब जो आसान लगेगा वो लिख देना। अर्थात एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। आपके पास इस समय 2 डिफिनीशन हुई, 2 परिभाषा हुई। जो आपको आसान लगे वो लिख देना, अगर ज़्यादा नंबर में आएगा तो पूरा लिख देना, एकदम कॉपी कर देना जैसे लिखा गया है। ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। अगर एकांक लगा दिए तो आपको ये नहीं लिखना पड़ेगा तथा आवेश के अनुपात को,
ये नहीं लिखना पड़ेगा, तो परिभाषा थोड़ा सा सटीक बन जाती है। एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। अगर यही हम बात करें विभव की, तो किसी आवेश को अगर अनंत से लाएंगे किसी बिंदु तक, इतना सा अंतर है, जब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जा रहे थे तो विभवांतर, अगर विभव की बात करें तो अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया। लिख सकते हो यही चीज, विभव हेडिंग डाल के, विभव हेडिंग डाल के नई लाइन से, यहीं से सेम लिख सकते हो, एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। बात समझ में आई? एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा? विभव कहलाएगा। एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव कहलाएगा। एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा? विभव कहलाएगा। सेम वही सूत्र लिख लेना, V बराबर क्या? W/Q। इसका मात्रक भी क्या होता है? सेम चीज है तो मात्रक वही होगा। इसका मात्रक क्या होगा? बोल्ट होता है। इसका मात्रक क्या होता है? बोल्ट होता है। सेम चीज है, केवल थोड़ा सा नाम में अंतर है, विभवांतर या विभव। सेम फार्मूला वही है, चीज भी वही है, सब चीज सेम है। मतलब विभवांतर या विभव बात एक ही है। अरे अनंत से ला रहे हो तब भी तो वही है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ही ला रहे हो। अगर अनंत से ला रहे हो, अनंत एक बिंदु मान लो, जहाँ तक लाए हो दूसरा बिंदु, बात वही है, चाहे विभव की बात करें चाहे विभवांतर की। केवल अनंत से लाते थोड़ा सा नाम बदल लेते हैं। अनंत से लाए किसी बिंदु तक तो क्या कहलाया? विभव, और एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाए तो क्या कहलाया? विभवांतर। दोनों की डिफिनीशन परिभाषा याद रहनी चाहिए कल आपको। देखो, एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है, और अगर बात करें एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। देखिए, हमने कहा आवेश एक चालक तार है, बात न करो पीछे, एक चालक तार है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक पहुँचाना है, ये अपने आप नहीं जाएगा, कितना भी रिकॉर्ड कर लो चले जाओ, कहेगा नहीं जाएंगे। एक बैटरी लगा दो नीचे, चार्ज बैटरी, चार्ज मतलब क्या होता है? वेरी गुड, जिसके पास आवेश हो। हम लोग इंग्लिश बोलते हैं कि बैटरी चार्ज कर लीजिए, मतलब आवेशित कर दीजिए उसमें, जिससे आवेश आ जाए। तो एक चार्ज बैटरी ले लीजिए। बैटरी के बारे में भी डिफिनीशन देंगे, बैटरी किसने बनाया था, कैसे काम करती है विद्युत सेल में। अब सभी चीज़ पढ़ाने लगोगे तो एक साथ इतना रिलेटेड मिल जाएगा, वही पढ़ते रहोगे। तो एक बैटरी लगा दिए, देखो एक चालक तार है, ये क्या है? चालक तार है। एक बैटरी लगा दिए, एक तरफ धन आवेश होता है, एक तरफ ऋण आवेश बैटरी में, एक तरफ धन पॉइंट होता है, एक तरफ ऋण पॉइंट होता है। अब देखिए, क्योंकि बैटरी, जब बैटरी चार्ज है, इसका ऋण आवेश मतलब यहाँ ऋण है, तो ये सिरा क्या हो जाएगा? ऋण माइनस हो जाएगा। ये धन है तो ये सिरा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। अब पूरे चालक तार में इलेक्ट्रॉन है, अब ये जो माइनस आवेश है, इलेक्ट्रॉन पे भी माइनस चार्ज होता है, माइनस को ढकेल देगा, दो चार लात खींच देगा कि हमारे पास न लो, निकल लो यहाँ से। अरे समान आवेश एक दूसरे क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखे, इसके कारण, इस माइनस कारण इसके पास पावरफुल ताकत है, तो ये सबको जो है प्रतिकर्षित करेगा। तो सभी इलेक्ट्रॉन तो है नहीं बाहर निकल जाएंगे, सभी एक दिशा में, सभी एक दिशा में इधर आने लगेंगे। और इधर धन आवेश है, विपरीत चार्ज एक दूसरे क्या करने लगता है? आकर्षित करने लगता है। ये धन आवेश सभी इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, आओ बच्चा हमारे घर, हाँ ये सबको बुलाएगा। तो सभी इलेक्ट्रॉन इधर से इधर एक दिशा में, और बैटरी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उल्टा धन से ऋण की तरफ जाते हैं। बैटरी इस तरह बनाई जाती है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं धन से ऋण की तरफ जाते हैं, और बाकी बाहर ऋण से धन की तरफ। इसका इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने लगता है और चालक तार में विद्युत धारा बहने लगती है। तब तक बहेगी जब तक बैटरी के पास पावर है, जब तक बैटरी के पास क्षमता है, जब तक बैटरी चार्ज है। हाँ, काम करते करते धीरे धीरे डिस्चार्ज हो जाएगी। जैसे डिस्चार्ज होगी तो इसके बाद क्षमता नहीं रहेगी इलेक्ट्रॉन ढकेलने की, धारा का प्रवाह शून्य हो जाएगा, नहीं बहेगा या कम होता चला जाएगा। फिर से इसको चार्ज कर दिए, इसके बाद फिर ताकत आ गई, फिर जो है ये अपना काम करने लगता है।
तो आगे जो है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।